हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। और मैं यहाँ पे आज बताने वाली हूँ कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ये कौन कौन सी पॉलिसीज़ ये खुद ऑपरेट करता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आज चर्चा करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मंत्रालय की वेबसाइट पे हूँ। तो मैं यहाँ पे आज सबसे पहले ये बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये चलाता है। ठीक है, कौन चलाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ये क्वेश्चंस कहाँ पे आने वाले हैं, तो ये चाहे फर्स्ट पेपर हो, ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकंड कोई भी पेपर। मान लीजिए जैसा कि मेरा पेपर सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज पूछी जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में पॉलिसीज पूछी ही जाती हैं। कभी आपसे ईयर पूछेगा, कभी मैचिंग करने के लिए बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं एक एक प्रोग्राम के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने 1098 पर चर्चा मैं कर चुकी हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं इसलिए ये वीडियो लाई हूँ। ठीक है, आप अच्छे से देखिए और नोट्स भी बनाते रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन चलाया जा रहा है। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम भी चलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ये ही चला रहा है। ठीक है, और माई गवर्नमेंट मतलब मेरी सरकार, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सारे प्रोग्राम्स इन्हीं के हैं। दीक्षा, स्किल इंडिया, दीक्षा से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। स्किल इंडिया और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको ईयर याद होना चाहिए और ये क्यों आई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी आपको पता चलना चाहिए क्या है। फिर ओपन लाइब्रेरी। ठीक है, मैं इन सब के बारे में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने शुरुआत कर दी है। फिलहाल आगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हो या फिर यूजी पीजी एडमिशन से रिलेटेड, सब की सब वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, कब आई, इसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। फिलहाल आप इतना नोट डाउन करिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये चला रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ये प्रोग्राम कौन चला रहा है। ठीक, तो इसलिए मैं ये सारे प्रोग्राम्स आपको दिखा रही हूँ, आप लिख लीजिए, आपको पता रहेगा कि कौन सा प्रोग्राम ये चला रही है और किस ईयर में आया, मैं ये सब कुछ बताने वाली हूँ। फिर राष्ट्रीय महिला कोष और CSWB और कारा कारा, आपको पता होगा कि जैसे कि बच्चों को गोद लेना होता है तो ये कारा से आप ले सकते हैं। ठीक है, india.government.in और फिर राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास मंत्रालय NCPCR और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया। और जैसा कि हमने बताया कि चाइल्ड लाइन के बारे में बता ही चुकी हूँ, फिर वुमेन हेल्पलाइन के बारे में बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं इन सब के बारे में मैं एक एक करके मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ये क्या है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसी एक प्रोग्राम पे। तो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ जो है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है ये सोशल वर्क सब्जेक्ट में इसकी अहम भूमिका है। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, ईयर आपको याद रखना है यहाँ पे। तो जो राष्ट्रीय समाज कल्याण बोर्ड है इसकी स्थापना भारत सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से की थी। और कब की थी, आपको ईयर याद रखना है, 1953 में। स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यह भारत सरकार की ओर से संगठन बनाने का पहला प्रयास था। ठीक है, जो एक गैर सरकारी संगठन के रूप में
स्वैच्छिकता के सिद्धांत पर काम करेगा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना था। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इसका ईयर क्या था। ठीक है, ईयर के बाद आप याद रखेंगे डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख को, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक रही हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष थी इसकी। इससे पूर्व वह योजना आयोग में समाज सेवा की प्रभारी थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक रही थी। ठीक है, जो ये पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, इन योजनाओं में इसका बहुत ज्यादा योगदान था। ठीक है, कल्याण से संबंधित थी योजना। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख के मार्गदर्शन में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो वर्ष 1969 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कानूनी स्थिति प्राप्त हुई। तो आपसे पहले तो ईयर पूछेगा। ठीक, आपको ईयर याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। फिर उसके बाद जो कानूनी स्थिति इसने कब प्राप्त की, तो 1969 में। ठीक, ये आपको ईयर याद रखना है। फिर भारतीय कंपनी अधिनियम जो है 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसका पंजीकरण हुआ था। किसका पंजीकरण हुआ था? तो आप केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो इसका पंजीकरण हुआ था भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 में। ये आपको याद रखना है, इसका पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत हुआ। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं क्वेश्चन भी आपको ला के दिखाऊंगी। ठीक है, फिलहाल जो मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन करते रहिए। फिर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1954 में राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देश भर में खासकर अछूते क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा छुआछूत होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, वहां पर कल्याण सेवाओं के विस्तार के लिए स्वैच्छिक समाज कल्याण एजेंसियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा कल्याण और विकासात्मक गतिविधियों में समन्वय करने के लिए की गई थी। ठीक है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं द्वारा समुदाय को समेकित ढंग से व्यापक सेवाएं प्रदान की गई हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अनेक परियोजनाओं और योजनाएं जैसे सहायक अनुदान, कल्याण विस्तार योजनाएं, महिला मंडल, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, डेयरी स्कीम, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए शिक्षा संक्षिप्त पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता प्रसार कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिशु स्कीम, अल्पावास गृह, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समेकित महिला सशक्तिकरण योजना, अन्वय परियोजनाएं और परिवार परामर्श केंद्र कार्यान्वित की गई हैं। जो परिवार परामर्श केंद्र आप देखते हैं, ये इसी के अंतर्गत इन्हीं की परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो परिवार परामर्श केंद्र में आपको पता होगा, जो केस स्टडी होती है, यही केस स्टडी है। फैमिली से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉर्ट आउट यहाँ पर किया जाता है, काउंसलिंग करी जाती है। ठीक है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा, ठीक है, परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत, ये आपको याद रखना है कब हुई थी, तो 1983 में की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, इन केंद्रों में अत्याचार, पारिवारिक विवाद, सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाएं, बच्चों को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती। जैसे कि किसी परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में, या फिर बच्चों को लेकर, या फिर उनके बूढ़े माँ बाप को लेकर उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तो इस तरह की जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, उन्हें जो पुनर्वास की सेवाएं होती हैं वो भी दी जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यह संकट के समय आवश्यक कदम उठाकर हस्तक्षेप करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सदमे से उबरने के लिए परामर्श भी प्रदान करता है। जैसे कि कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा है, और वो जो आपदा आई है उसे देखकर, या फिर उसमें बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया है, परिवार बिछड़ गया है, या फिर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनका सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे काउंसलिंग करी जाती है। ठीक है, फिर
जनता की भागीदारी हेतु परिवार परामर्श केंद्र, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, निःशुल्क कानूनी प्रकोष्ठों, चिकित्सा और मनः चिकित्सा संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, अल्पावास गृहों आदि के सहयोग से कार्य करते हैं। देखो, जैसे कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें बहुत ज्यादा टूट फूट चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो गए परामर्श के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत लंबे समय से ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो मेंटली वो बहुत ज्यादा परेशान है वुमेन, तो उसके लिए जो मनः चिकित्सक होते हैं, उनकी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं, ठीक है। अगर जरूरत हमें न्यायालय की पड़ेगी तो वो भी सुविधा वहां से मिलेगी, ठीक है। और बहुत बार होता है कि परिवार वाले बहुत क्रूर टाइप के होते हैं और बहुत सारी और प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें बताया जा रहा है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनका जो लड़के के परिवार वाले हैं, नहीं मान रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे अगर पुलिस का रोल चाहिए होगा तो वहां पे पुलिस भी आएगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई कार्रवाई करनी है जहां पे पुलिस है तो उसकी भी सहायता यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और अल्पावास जैसे आदि का सहयोग भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी 6 दशकों की अतुल्य यात्रा में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है, ठीक है। बदलते सामाजिक प्रतिरूप के अनुरूप केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपना आत्मनिरीक्षण कर रहा है और नई संभावनाओं की तलाश कर रहा है ताकि उपयुक्त कार्रवाई योजनाएं बनाई जा सके। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को अपनाया जाएगा ताकि प्रणधारियों को प्रभावी और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध हो। जैसा कि हमने बताया कि आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मैं शुरू से फिर से बता देती हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहले समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। फिर इनकी अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख थी। और इस कानूनी रूप से इस बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये आपको याद रखना है, 1969 में, ठीक। फिर उसके बाद किस अधिनियम के तहत हुआ, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत हुआ था। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पे जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना है के द्वारा परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। और कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है, परामर्श के साथ साथ, और कौन कौन सी स्कीम्स ये चला रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कीम के साथ। आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगी और मैं जितना बताऊंगी उतना आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। और साथ में आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपको सॉल्व करना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट हो या फिर आपका जनरल पेपर, आप जब भी उसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने को जरूर मिलेंगे। और अगर अदर एग्जाम देते हैं तो उनमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।